प्रवासी भारतीय सम्मान, हरियाणा गौरव और हरियाणा की इस धरती से जुड़े हुए, अम्बाला से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं सर, अम्बाला आने के लिए और ये प्लांट डोनेट करने के लिए। आदरणीय श्री अनिल विज जी, होम एंड हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा सर, जो आपने लगातार प्रयास करके अभी अम्बाला में जो स्वास्थ्य सेवाएं जो आप प्रदान कर रहे हो, पूरे स्टेट में जो सेवाएं प्रदान कर रहे हो, अभी इसका पूरा हरियाणा तहे दिल से ऋणी है सर। और जो अम्बाला के लोग के साथ साथ पूरे स्टेट के लोग जितना आपको प्यार करते हैं, अभी उतना शायद लोकप्रिय नेता कोई नहीं होगा सर। पृष्ठभूमि जिन्होंने तैयार की, हमारे बीच में अमेरिका से आए हमारे अम्बाला के ही अपने पद्मश्री आदरणीय अशोक मग्गो जी, जिनके बारे में मुझे शायद इतना ज्ञान नहीं था जितना अभी सीएमओ साहब ने बताया, लेकिन इनके बारे में सुन के मैं एक ही बात कहूंगा कि सर आपको सैल्यूट। जो आप लोगों ने यूएस के अंदर जाके भी भारत के नाम को आगे बढ़ाया और अपनी जड़ों से आपने मुंह नहीं फेरा, मैं इसके लिए भी आपने यहाँ अपने उस पैंडेमिक में आपने जहाँ अपनी कर्म भूमि को भी और अपनी जन्म भूमि को भी ध्यान रखा, और ये जो आज प्लांट आपने दिया है इसके लिए अम्बाला वासी आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और किसी ना किसी अच्छे काम की प्रेरणा किसी और अच्छे आदमी से मिलती है। मैं आज यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा हम सबके बहुत ही लोकप्रिय नेता, हम सबके बहुत ही कर्मठ कर्मशील नेता आदरणीय अनिल विज जी का। विज साहब, अम्बाला के लोगों के आगे आपके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन हरियाणा के अंदर जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, सीएमओ साहब ने, कि शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हरियाणा नहीं बल्कि उत्तर भारत के भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हो, बल्कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय। राज आम आदमी का विश्वास इस नाते आपके, चाहे जन दरबार हो, जन सुनवाई हो, और चाहे आपने जो विकास के काम किए, आम व्यक्ति को लगता है कि जो अनिल विज जी ने कह दिया वो काम 100% होगा ही होगा। और आपने आदरणीय मग्गो जी को प्रेरित किया। और अम्बाला, जिस तरह आपको पता है कि अम्बाला के अंदर जिस तरह पीछे दिक्कत आई, लेकिन आपने पैंडेमिक में भी सबसे पहले हमें सिविल हॉस्पिटल में सिटी में प्लांट दिया, चौड़ मस्तूर के अंदर प्लांट दिया, और अब आपने यहाँ पर प्लांट दिलवाकर भी जो काम किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला की उपायुक्त आदरणीय प्रियंका सोनी जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर कुलदीप जी, जिनके पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। कुलदीप जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी सीएमओज, हमने कई सीएमओज के साथ काम किया, सभी ने अच्छा हमेशा अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, लेकिन कुलदीप जी ने एक बेस्ट कैप्टन के नाते उस पैंडेमिक के अंदर अपने आप को सीएमओ ना समझते हुए एक बिल्कुल सेवा के नाते, जिस तरह कहते हैं कि भाई हम कोई सरकारी कोई 9 से 5 काम करने वाले लोग नहीं, आपने 24 के 24 घंटे, और जिस तरह विज साहब तारीख बदल जाती है दरबार में जनता को सुनते सुनते, आपने भी तारीख और घड़ी का ध्यान नहीं रखा। आपकी पूरी टीम को भी मैं सैल्यूट करता हूं। सीएमओ साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे पुलिस के अधिकारी मैडम डाबला जी और जितने भी हमारे यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी आए हैं, हमारे बीजेपी के सभी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा कि जहां पर आज धरती के अंदर हम कहते हैं भी इंसानियत जिंदा है, वो थोड़े से कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से आज चाहे कितना कलयुग बढ़ गया हो, लेकिन कुछ लोगों की अच्छाई की वजह से आज भी कलयुग का प्रभाव यहाँ अच्छाई को मार नहीं सका है, धरती कायम खड़ी है। तो मग्गो साहब और विज साहब के लिए मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, जब तक आप जैसे लोग हैं इस धरती के अंदर सदाचार भी रहेगा, और इस धरती के अंदर इस दुनिया के ऊपर जो आप लोगों ने, मैं मग्गो साहब को इतनी बात जरूर कहूंगा कि सर आप शायद कितनी देर बाद यहाँ यूएस से आना हुआ था या रूटीन में आते रहते हैं?
3-4 साल हो गए सर। नहीं, मैं लास्ट ईयर भी आया था, पर मेरा कहने का मतलब है कि विज साहब ने जो आज हाँ, जो विज साहब ने किया वो आज आप देख के आए सर। आया ना, इससे पहले तो मैं यही सोचता था अम्बाला कभी बदलेगा नहीं, जी, जी, वहीं जी। का वहीं है, वहीं रहेगा। तो पर आज विज साहब ने दिखाया कि क्या डेवलपमेंट हो गई है, और बेसिकली इनकी वजह से ही मैं हूँ यहाँ पे। क्या बात है। अदरवाइज हम दोनों बीडी हाई स्कूल में पढ़े। जी आई थिंक मैं इनसे कुछ क्लास आ गई था, जी थोड़े साल छोटे हैं मेरे से, बहुत बड़े हैं, उम्र में थोड़े छोटे सर सर पर नहीं, इनको देखते हुए कि ये कितना कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी पार्टिसिपेट कर लें। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दोनों असीमित गुणों की खान है सर। छोटा बड़ा उम्र में हो सकता है कोई, लेकिन गुणों में तो आप दोनों मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, यानी मैं दोबारा भी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपको यहाँ आने की प्रेरणा दी। और हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरे हरियाणा की बात करूं, अंबाला की बात करूं, काफी हद तक हमने उसका एक बहुत बेहतर स्वरूप देखा है। और आने वाले मुझे लगता है कि साल 2 साल के अंदर पीजीआई एम्स जैसी बातें हमारे लिए छोटी हो जाएंगी। जैसा आदमी अभी साहब ने अंबाला के अंदर एक हेल्थ के नाते एक ऐसा, मैं कहूंगा, एक सिस्टम खड़ा किया है। और खाली अंबाला छावनी नहीं, उन्होंने पूरा ध्यान अंबाला शहर का भी रखा है। चाहे हमारे एडिशनल 100 बेड के हॉस्पिटल को सौगात देने की बात हो, वो काम चल रहा है, अगले साल पूरा हो जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ आर्ट जो टीबी हॉस्पिटल आपने हमें दिया है, दिल्ली से इधर 5 स्टेटों में सबसे उन्नत किस्म का टीबी का आपने जो हॉस्पिटल दिया है, और साथ में उसमें चेस्ट के डिजीज को लेके, टेस्ट को लेके जो आपने एक एडवांस तरह का, अपने तरह का स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल दिया है, मैं उसके लिए भी पूरे अंबाला शहर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने अपने गांव की पीएचसी मांगी, चाहे चौड़ मुस्पुर की सीएससी, हमने कभी कुछ भी साहब से मांगा। और मैं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज और जुड़ने वाली है, वो है चाहे ईएसआई डिपार्टमेंट से, लेकिन अल्टीमेटली है वो मेडिकल से जुड़ी हुई। हमारा 100 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल भी जो है वो पास हो गया है, उसका भी अगले साल काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा कि आपके सुप्रयासों से अंबाला भी अपने आप में एक मेडिकल हब जो है बनने जा रहा है। यहाँ सिर्फ अंबाला के ही नहीं, वरन दूसरे स्टेट्स के लोग भी आकर अपने आप अपना इलाज यहाँ करवा सकते हैं। मैं पुनः विज साहब और आदरणीय मग्गो जी का इस पावन पुनीत अवसर के ऊपर, क्योंकि यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से जो आपने पीएसए प्लांट आज यहाँ अंबाला में पॉली क्लिनिक में डोनेट किया है, मैं इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत वंदन, धन्यवाद। मैं उस सब चीज़ों का अपने आप को क्या कहते हैं, नहीं मैं समझता कि बहुत कुछ कह दिया आपने मेरे बारे में। आपने जो किया उसका तो 10% भी नहीं था। ये जो डोनेशन दी गई है, ये हमारे चेंबर की फाउंडेशन की तरफ से हुई है। उसका नाम है यूएस इंडिया चेंबर फाउंडेशन। मैं इस चेंबर का फाउंडिंग चेयरमैन हूँ। 99 में एक चेंबर शुरू किया। जब कोविड के टाइम में देखा कि भी हमारे अपने पुराने शहर को ज़रूरत है, तो चलिए कुछ हेल्प करें जितनी कर सकते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न थे हमारे मंत्री जी विज साहब, क्योंकि इनसे पहले मैं जब भी कभी यहाँ आया हूँ तो जो भी रिप्रेजेंट करते थे, कभी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि भी इन्होंने अपने आप को अवेलेबल बनाया। मैं जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं उनसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको कभी भी ज़रूरत महसूस हो कि आप
डालस के किसी भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ करना चाहते हैं तो बताइए। वहाँ पे एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल स्कूल, और इसके इट हैज़ 5 नोबेल लॉरिएट्स ऑन इट्स फैकल्टी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ 5 नोबेल प्राइज विनर्स हों, हाउ गुड दैट स्कूल विल बी। हमेशा रहेंगे हम आपके सपोर्ट के लिए। जब भी आपको ज़रूरत हो बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा कर सकें, क्योंकि अगर पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम विज साहब से मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो लेजिस्लेटर, जो मंत्री रात के 1 बजे तक सबके सुनने को तैयार है, उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आम लोगों को यही होता है कि भाई ये बड़े मंत्री लोग हमारी बात कहाँ सुनेंगे। तो मैं इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि भी इनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं और होने भी चाहिए। दूसरे लेजिस्लेटर्स को इनसे कुछ सीखना चाहिए कि हाँ भाई, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ कि भी बहुत खुशी हुई यहाँ अपने शहर आने की। हमारा बचपन भी था, स्कूल में पढ़े, एसडी कॉलेज में पढ़े, सन 74 में दिल्ली छोड़ी और डालस पहुंच गया। तो अब 48 ईयर से ऊपर हो गया वहाँ रहते हुए, और अब भी मन जो है यहीं पे जुड़ा हुआ है। तो आप सब लोगों को ओपन इनविटेशन है। मैं कुछ डॉक्टरों से बात करता रहा हूँ जब ये प्लांट अच्छा था। आई डोंट नो उनमें से कोई यहाँ जा है कि नहीं। अच्छा, तो उनसे रेगुलर बातचीत होती रहती थी। हमें तो यही उम्मीद है कि इन चीज़ों की कभी ज़रूरत, पर यह है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इट्स देयर। सो थैंक्स फॉर giving me the chance to say a few words. Appreciate all and each and every one of you. Thank you. मेरे छोटे भाई विधायक असीम गोयल जी, डिप्टी कमिश्नर अम्बाला प्रियंका सोनी जी, यहाँ के सीएमओ साहब, अन्य सभी डॉक्टर साहिबान, देवियों और सज्जनों, अशोक मग्गो जी से मुलाकात जब हरियाणा में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उस समय हुई थी, और जब इन्होंने बताया कि मैं भी अम्बाला छावनी से हूँ, बीडी स्कूल में पढ़ा हूँ, एसटी कॉलेज में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं भी बीडी स्कूल में पढ़ा था, एसटी कॉलेज में पढ़ा था, और ज़्यादा निकटता हो गई। उसके थोड़े ही दिनों बाद कोविड यहाँ पर फैल गया, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया, और उस वक़्त मालूम नहीं था कि ये बीमारी क्या है। दहशत का माहौल था, सब तरफ बंद ही बंद था।
मुझे याद आता है अम्बाला में पहली डेथ कोविड से हुई थी, उसकी 2 सड़कें छोड़कर लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, इतनी दहशत थी। और यहाँ हमारा सारा मेडिकल स्टाफ सारे हरियाणा का अपनी जान हथेली पर रखकर काम में जुट गया था। परंतु उस वक्त बहुत सारी चीजों का अभाव था, हमें मालूम नहीं था कि कौन सी चीज कहां से मिलती है, क्योंकि ये बीमारी पहली बार आई। अशोक मग्गो जी का खुद एक दिन टेलीफोन आया कि इतनी जबरदस्त बीमारी फैली हुई है, हम कुछ काम आ सकें तो हमें बताओ। तो उस वक्त तो एक एक चीज की आवश्यकता थी। मग्गो जी ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पीपी किट्स, जो जो सामान हमारे अधिकारी बताते रहे, इन्होंने वहां से भिजवाना शुरू किया। मेरा अंदाजा है कि $10 लाख का सामान यहां पर इन्होंने भिजवाया। मैंने एविएशन मिनिस्टर से बात की कि ऐसे सामान डोनेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे, और वो सारा फ्री ट्रांसपोर्ट करते हैं। मग्गो जी के बारे में मुझसे पूर्व बोलते हुए वक्ताओं ने सारा विस्तार से बताया है कि ये डॉलर्स जहां से 5 नोबेल प्राइज जिस यूनिवर्सिटी ने लिए हैं, उसके एडवाइजर बोर्ड के मेंबर है वहां पर। अमेरिका की, टेक्सास की बहुत बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूट, और हमेशा इन्होंने कहा है, आज मैं इनको अंबाला के कुछ प्रकल्प दिखाने के लिए ले गया था, क्योंकि इनका हमेशा रहता था कि अंबाला कभी बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। तो मैं कैंसर अस्पताल में ले गया। वहां पर इन्होंने पीएमओ को कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी अगर यहां पर कोई काम आ सके तो आप बताओ। हम उसके लिए यह सिस्टम स्थापित कर सकते हैं, ताकि अगर किसी बीमारी की जानकारी के लिए, उसके इलाज के लिए वहां के किसी भी डॉक्टर से बात करनी हो तो हम बात कर सकते। और ऐसा इनका खुला ऑफर सारे हरियाणा के लिए कि किसी भी फैकल्टी में अगर नॉलेज बेस्ड कोई जानकारी, कोई मदद चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं इस स्थिति में हूं कि मैं वहां के देश के साथ, देश की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के साथ मैं यहां से टाई अप करवा सकता हूं, ताकि नॉलेज ट्रांसफर हो सके, बताया जा सके। और कैंसर के लिए भी, क्योंकि कैंसर का वहां बहुत एडवांसमेंट है, इन्होंने कहा है कि हम वहां से टाई अप करेंगे। और मग्गो साहब, हम करेंगे। हम यहाँ पर कुलदीप जी, सीएमओ साहब भी बैठे हैं, पीएमओ साहब भी बैठे हैं, और थोड़े दिनों में जो डायरेक्टर की हमने कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती की है, वो भी लगभग 2 महीने में यहाँ ज्वाइन कर देंगे।
तो हम सुदृढ़ एक MOU वहां की यूनिवर्सिटी के साथ साइन करेंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट जानकारी के लिए, हालांकि मैंने दिखाया कि हमने लेटेस्ट सारे इक्विपमेंट यहाँ लगाए हैं, लीनियर एक्सीलेटर लगाया है, ब्रेकोथेरेपी लगाई है, एंडोस्कोपी लगाई है, हमने सब जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है आज वो यहाँ पर है। हमारे पास मैन पावर है, जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए हमने प्रोवाइड कराए हैं। और डायरेक्टर की भी अभी राजस्थान के एम्स के जो इस कैंसर डिपार्टमेंट के HOD हैं, उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दी है। हमने उनको यहाँ पर उनको एडमिट कर लिया है। और भी हम यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए भी 2 डॉक्टर्स हम इसी हफ्ते में अम्बाला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन आज लेटेस्ट मेडिसिन है, ताकि उसका भी लोगों को लाभ मिल सके। जिस वक्त कोविड फैला, सारे हिंदुस्तान में कोविड टेस्ट करने की एक जगह थी, वो था पूना। उसके अलावा कहीं टेस्ट नहीं होता। और शुरू में हमने भी सैंपल पूना भेजे, लेकिन वहां से रिपोर्ट आने में लगभग 1 सप्ताह लगता था। और 1 सप्ताह में वो आदमी घूमता रहता था और अनेकों और लोगों को अपनी वो बीमारी बांटता रहता था। और नतीजा ये कि बीमारी बढ़ती चली। तो मैंने कहा कि हम अपनी RT-PCR मशीन लगाएंगे। और 22 के 22 जिलों में मैंने RT-PCR मशीन लगाई, ताकि तुरंत जितनी जल्दी उसका पता लग सके, उतनी जल्दी ही इलाज शुरू हो सकता है, उतनी जल्दी ही उसकी आइसोलेशन हो सकती है। नहीं तो जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती थी, वो कहता था मुझे तो कुछ नहीं है, और कईयों को फैला देता था। ऐसे मुझे भी किसी ने फैला दिया और मुझे भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस मित्र वो मेरे साथ बैठा था, वो अपने सैंपल तो दे आए हुए थे, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई थी। इसलिए वो सब जगह मेरे साथ बैठे और 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि सर मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, आप भी चेक करा लो। मैंने चेक कराया, मैं भी पॉजिटिव हूँ। और आप जानते हैं कि मैं इस बीमारी की आखिरी दहलीज तक पहुंचा, आखिरी दहलीज तक। आपका प्यार और आपकी जो मेरे प्रति भावना है, मैं दवाओं से नहीं दुआओं से बच के आया। जो लोगों की दुआएं थी उनसे मैं बच गया। हमने स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का बीड़ा उठा रखा है। जहां हमारे अस्पतालों में एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, आज लगभग 17 तो हमने CT स्कैन लगा दिया। आज CT स्कैन है, आज कैथ लैब है। अंबाला में 3 साल में हमने 11,000 स्टंट डाल दिए, यानी हमने 11,000 जिंदगियां बचा ली, 11,000। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी भी अंबाला कैंट में ही की जा सके, क्योंकि मेरी नजर पड़ी हमारे अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंसों की लाइन के ऊपर, तो मुझे समझ आई कि ये लोग यहाँ से रेफर होते हैं। अगर हम यहीं पर हार्ट सर्जरी का, क्योंकि जिसके स्टंट डलना होता है उसके स्टंट डलते हैं, नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी रेफर करते हैं। और चंडीगढ़ तक पहुंच ही नहीं पाता आदमी, डेरा बस्सी से ही पहुंचे। तो उसका हमने प्लान किया। मैंने अधिकारियों को कहा कि उसकी सारी योजना बनाएं। उसकी हम नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हम पेट स्कैन भी लगाने जा रहे हैं, जल्दी ही उसकी हमारी मंजूरी हो चुकी हुई। और सारे हरियाणा में आज हर जिले में डायलिसिस सेंटर, आज हमारे अस्पतालों में MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। और अभी मैंने मीटिंग की थी पिछले माह, मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं
कि पुरानी टूटी फूटी जितनी पीएससी सीएससी है सबको तोड़ दो, उनकी जगह नई पीएससी बनाओ और एक डिजाइन ताकि दूर से ही पता लग जाए कि ये पीएससी है। 162 हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि जिनको हम तोड़ के नहीं बनाएंगे, और उनका मैंने आदेश दे दिए कि आप जल्दी इनको तोड़कर नहीं बनाएंगे। अरे कब तक? 77 साल हो गए देश को आजाद हुए, कब तक इन टूटी फूटी बिल्डिंगों में इलाज कराते रहेंगे? कब तक टूटे हुए पंखे के नीचे डॉक्टर बैठते रहेंगे? कब तक हम नीली पीली गोलियां खाते रहेंगे? मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मैंने आदेश जारी किए कि हम दवाई जो भी लेंगे वो WHO GMP की लेंगे, WHO GMP, और इक्विपमेंट जो भी लेंगे वो US FDA का लेंगे। उससे सुधार हुआ। अब इन 8 सालों में नीली पीली गोलियां कोई नहीं आई। स्टैंडर्ड क्या है? मेरा विरोध भी हुआ, बहुत लोग इकट्ठे होकर धरने जुलूस और कई अधिकारियों के पास गए, फिर वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में कोई अच्छे दस्तावेज बैठे हुए, कह रहा मैं तो बहुत खुश हूं कि सरकार अच्छी चीज लेना चाहती है, अरे तुम क्यों रुकावट डाल रहे हो? और उन्होंने उनका जो केस था उसको कैंसिल कर दिया। अब बेहतरीन दवाइयां यहां पर अपने अस्पतालों में ले रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया लोगों को दवाई मिले। हमारी अस्पतालों की एम्पैनलमेंट होती थी, सिफारिश पर एम्पैनलमेंट हो जाती थी। मैंने एक निर्णय लिया, मैंने कहा जब तक NABH अस्पताल नहीं होगा हम एम्पैनल नहीं करेंगे। और आप मानोगे, आज हरियाणा के 400 NABH एम्पैनल्ड हॉस्पिटल तो मेरे पास एम्पैनल्ड है। एक डिसीजन से सारे हरियाणा के स्वास्थ्य की स्टैंडर्डाइजेशन होगी, उसमें सुधार हो गया। आज जिसने भी एम्पैनलमेंट करवानी है पहले वो NABH करवाना, और सारे सरकारी अस्पतालों को भी, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, NABH के समानांतर सरकारी स्टैंडर्डाइजेशन भी होती है, एनक्वास। वो एनक्वास करवाने के मैंने आदेश दे दिए, और मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा अस्पताल आज एनक्वास स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी है, उसका हमें सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है। अभी मैंने कहा कि जितनी हमारी लैब्स हैं उनको NABL करवाओ, और 9 ऐसे अस्पतालों को हमने छांट लिया है जहां पर बिना गैप्स की पूरा किए हम NABL करवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम बेहतरीन हो, और इलाज के लिए चाहे वो कोई बीमारी हो, मेरे हरियाणा के एक भी नागरिक को हरियाणा से बाहर ना जाना पड़े, हम हरियाणा में इलाज करें। सब जगह पर हम धीरे धीरे सब इक्विपमेंट भी देते जा रहे हैं, सब सुविधाएं भी देते जा रहे हैं, और उसी प्रकार से डॉक्टर्स की भर्ती भी। पहले हमारे एक ही भर्ती होती थी MBBS की, अब मैंने स्पेशलिस्ट कैडर की भर्ती अलग करवाई। हमें पता होना चाहिए कि किस बीमारी के हमें कितने स्पेशलिस्ट चाहिए। पहले एक ही डॉक्टर होता था शहर में, हमने भी देखा एक ही डॉक्टर होता था, सारी बीमारियों का वो इलाज करता था। लेकिन अब हर आदमी स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रहा है, इसलिए हर बीमारी का स्पेशलिस्ट मैं हर जिले में देना चाहता हूं। हर जिले में हमने आपने देखा कि हमने अब वो कार्ड बनाने शुरू किए हैं कि हर व्यक्ति का जो मेडिकल डाटा है वो हमारे पास होना चाहिए।
अभी हमने अंत्योदय परिवारों का शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे हम हर हरियाणवी का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, ताकि मुझे पता हो कि कितने डायबिटीज हैं, कितने हार्ट के पेशेंट हैं, कितने को दमा है, कितनों को टीबी है। अरे मुझे पता होगा तभी तो मैं इंतजाम करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में पहली बार हो रही है, मैं सारे हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैपिंग करवा रहा हूं। टेंडर हम दे चुके हैं, ताकि पता लग सके, हमें बताएं कि कहां पर कितने बेड का अस्पताल चाहिए, कौन से डॉक्टर चाहिए, क्या क्या मशीनें चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या स्टाफ चाहिए। आज जितनी फैसिलिटीज बनी हुई हैं, ये सब डिमांड बेस्ड बनी हुई है। कि जरूरत पड़ी, जब कहीं से ज्यादा दबाव पड़ गया या कहीं पर कोई ज्यादा ताकत वाला एमएलए है, उसने खुलवा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि डिमांड बेस्ड नहीं, नीड बेस्ड मेडिकल फैसिलिटी तो सबको चाहिए। जहां ऑपोजिशन का एमएलए वहां भी चाहिए, ताकि सबको हम मेडिकल फैसिलिटी दे सकें। सारे हमारे ई उपचार हैं, 55 अस्पताल हमारे उससे जुड़े हुए हैं। मैंने पीएससी तक और हर कॉलेज तक मैंने उनको कनेक्ट करने के आदेश जारी किए। अगर अंबाला शहर का भी कोई पेशेंट होगा, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में होगा। अगर वो रेफर किया जाता है, पीजे रोहतक रेफर किया जाता है, तो वह टेस्ट कराने में समय बर्बाद नहीं होगा। डॉक्टर कंप्यूटर खोलेगा, उसका आईडी डालेगा, उसको पता लग जाएगा कि इसने कौन कौन सी दवाइयां खा रखी हैं, इसके कौन कौन से टेस्ट हैं, कितना इसका क्या वो है, सारा उसको पता लग जाएगा, ताकि टाइम बच सके। और अब तो मैंने अभी पीजे के लोग आए थे हमारे पास, वो पीडियाट्रिक में हमारे साथ टाई अप करना चाहते हैं। तो उस दिन बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे इसीलिए बचाए नहीं जा सकते कि आने जाने में, टेस्ट करने में समय खराब होता है। तो वो हमें सारे हमारे अस्पतालों में फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। एमओयू तैयार हो रहा है, जल्दी हम साइन करेंगे। तो मैंने कहा कि हम अपना जो ई उपचार है उसका एक टर्मिनल आपको भी दे देंगे, और ऐसा सिस्टम बनाएंगे। मैंने उनको ऐप बनाने के लिए भी कहा है कि जब यहां से पेशेंट रेफर हो, वहां के एचओडी के पास उसका डाटा चला जाए कि ये पेशेंट आ रहा है, ताकि वहां जो तैयारी करनी है वो तैयारी की जा सके। हमने साइकोलॉजी के लिए भी पीजे रोहतक के साथ एमओयू साइन किया। इस बुधवार से हो रहा ना जी, इस बुधवार से उनको काम करना शुरू कर देंगे। पीजीआई के डॉक्टर्स आके बैठेंगे, पीजीआई का स्टाफ होगा, और सारी मशीनरी, इक्विपमेंट, उनको अकोमोडेशन हमने वहां पर दे दी है। और वो भी वर्चुअल सिस्टम से सारे हरियाणा को सेवाएं देंगे। सारे हरियाणा को हम सब जगह स्क्रीन लगाने जा रहे, ताकि इधर पेशेंट हो, उधर वहां का डॉक्टर हो, वहां का हो, और यहाँ हमारे स्पेशलिस्ट हो, ताकि हम उनको कर सकें। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी हम थोड़ा सुधार कर सकें। और भी कई योजनाएं हमने बनाई हुई हैं। मैं सारे डॉक्टरों की, सारे मेडिकल स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग के लिए आदेश पारित कर, क्योंकि जो 30 साल पहले डॉक्टर पढ़ के आया है, तब से और आज में बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो एपीसी से ही शुरू करता है, उस वक्त एपीसी होती थी, आज नई नई दवाइयां आ गई, आज उन दवाइयों के रिएक्शन भी पता लग गए। तो हम हर डॉक्टर के लिए, हर मेडिकल स्टाफ के लिए, हर पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए जो ट्रेनिंग है, जैसी जैसी उसकी आवश्यकता है, उसके लिए मैंने कहा कि अगर कहीं पर ट्रेनिंग सेंटर खोलना है तो ट्रेनिंग सेंटर खोलना। और ये सब पीजीआई वाले भी, हमारे रोहतक पीजीआई वाले भी
ये अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, और अगर आवश्यकता हुई तो मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अस्पताल से डॉक्टर लाके यहाँ ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ पर बुलाऊंगा, ताकि लेटेस्ट जानकारी मेरे डॉक्टर के पास हो, लेटेस्ट उसको पता हो कि आज ये रिसर्च हो रही है, आज तो ये हो गया। और इस बहुत सारी मेडिसिन हम जानते हैं, पहले वो बहुत खिलाई जाती थी, लिखाई जाती थी, फिर पता लगा कि इसका तो हार्ट पर असर पड़ता है, फिर WHO ने बैन की। पर जो पुराने डॉक्टर्स हैं, कई बार उनको, हालांकि सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कराना भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की कामों में एक काम है। आज मग्गो साहब यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी है, और इन्होंने कहा कि हम उस वक्त ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, आज तो मैंने 100 से ज्यादा PSA प्लांट लगा दिए हरियाणा। आज 50 बेड तक का शायद एक भी अस्पताल नहीं होगा जिसमें PSA प्लांट नहीं होगा, ताकि दोबारा कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ लगे। तो मग्गो साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम भी ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो इनकी US इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी तरफ से, जिसकी तरफ से इन्होंने पहले दवाइयाँ दी बहुत सारी, अपने योगदान से भी दी। इन्होंने कहा कि और मैं चाहता हूँ कि अम्बाला में लगे, तो हमारे तो लग चुके थे, तो मैंने कहा अम्बाला सिटी लगाऊंगा, तो हमने अम्बाला सिटी लगाने के लिए कहा कि यहाँ पर लगे, और आज यहाँ पर भी PSA प्लांट लग गया। और ये जो PSA प्लांट लगा है, इसकी सिलेक्शन मग्गो साहब ने की है, और ये हरियाणा का इकलौता PSA प्लांट है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन देगा, और ये सिलेंडर भी भर सकता है। अगर हमारे किसी और अस्पताल में आवश्यकता है, हम यहीं से सिलेंडर भर के दे सकते हैं, यहीं से सिलेंडर भर के दे सकते हैं। मैं किन शब्दों में इनका आभार प्रकट करूं। मैं तो उस दिन को बहुत ऐतिहासिक दिन मानता हूं जिस दिन इनकी मेरी मुलाकात हुई, बहुत उससे, और इनका भाव देख के कि सारा जिंदगी ये लोगों की सेवा में ही लगाना चाहते हैं। सभी जैसा इन्होंने अभी बताया, ये बीडी स्कूल में गए, एक बच्चे को देखा, उसका इंजीनियरिंग का सारा खर्चा दे दिया, आज वो पढ़ के कहीं का कहीं जा चुका है। अनेकों बच्चों को ये स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वहां पर आसानी से वो पढ़ सकें, अपना खर्चा निकाल सकें। एक बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट, हर वक्त मदद करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, हर वक्त तैयार है, कहीं पर कोई सेवा का काम हो, मग्गो साहब हर वक्त तैयार है। और जैसा इन्होंने बताया कि ये US इंडिया जो चैम्बर है उसके फाउंडर चेयरमैन है, इन्होंने ही सारे अमेरिका में गठित किया, जगह जगह पर जाकर इन्होंने उसकी यूनिटें बनाई ताकि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में एक मजबूत बॉन्ड बन सके, मजबूत बॉन्ड। और इनकी तरफ से सहयोग से अमेरिका के साथ हमारे संबंध मजबूत हों, उसके लिए भी ये बहुत काम करते रहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की तरफ से, अम्बाला की जनता की तरफ से कि आपने यहाँ पर, क्योंकि जो देश की माटी की खुशबू है, कहीं चला जाए व्यक्ति, वो माटी की खुशबू नहीं जा सकती, वो संस्कार नहीं जा सकता। हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं। लॉर्ड मैकाले ने एक बार सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और उसके बाद वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर बोला, कहता है मैं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गया हूं, मैंने किसी हिंदुस्तानी को भीख मांगते नहीं देखा, किसी को भूख से मरते नहीं देखा। इतनी उच्च हमारी सनातन संस्कृति थी यहाँ की। और उसने कहा जब तक तुम इनकी संस्कृति में छेद नहीं करोगे, तुम हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। और तब बहुत सारी नीतियां बनी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदली गई। पहले हमें संस्कार और शिक्षा साथ साथ दिए जाते थे, हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, अब उसको तोड़ के अलग अलग कर दिया।
उनको क्योंकि खाली क्लर्क चाहिए थे, वो खाली लिखने पढ़ने वाले तैयार कर रहे थे, उसके मुताबिक तैयार किए। लेकिन हमारा कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं। कई आए, मुगल आए, हून आए और कई आए, हमारी संस्कृति को, जो सनातन संस्कृति है, उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं टूटी और मजबूत हुई। आज भी हर आदमी मदद करने के लिए तैयार रहता है, और जो देशभक्ति की भावना है, जो हिंदुस्तान के संस्कार हैं, वो इतने 1000 किलोमीटर जाके भी छूट नहीं सकते। वहां बैठ के भी वो हर वक्त भारत के बारे में सोचते हैं कि भारत मेरा तरक्की करे, मेरा भारत आगे निकले, और मैं कुछ भी काम आ सकूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। मेरा भारत आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे जो दानवीर हैं, मैं डॉक्टर अशोक मग्गो जी को बार बार नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।